स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम बोलते हैं हिंदी में वायु शीतलन निकाय। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो है आपने मैसेज किए, बहुत सारा कमेंट किया, कई स्टूडेंट तो हमारे व्हाट्सएप तक पहुंच गए और उन्होंने बोला ये सब ये जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने जो है जितना प्यार दिया है, बहुत अभी तो स्टार्ट किया था ये चैनल और इतना सारा कमेंट, इतना सारे लोग जो है इसको इंटरेस्ट कर रहे हैं, 20,000 22,000 से ज्यादा व्यूज हैं इसके ऊपर। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो है कंटिन्यू चले, हमें बस आप बताते रहिए कि हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत फोर्स किया, इतने दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम पूरा आपके एग्जाम तक आपके साथ रहने वाले हैं, आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वायु शीतलन निकाय। देखिए ये चैप्टर जो है हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेकेंड चैप्टर है, लेकिन जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, उसमें ये फोर्थ चैप्टर दिया हुआ है, सिलेबस में भी फोर्थ नंबर पे है, लेकिन एक्चुअली सीक्वेंस के साथ चलेंगे ना तो ये सेकेंड ही होना चाहिए और वही हम आपके लिए लेके आए हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। सिलेबस कंटेंट में इसमें हमारे पास पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन का परिचय फॉर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वायु शीतलन निकाय का परिचय यहां पर हम लोग पढ़ेंगे और यहीं पे हम देखेंगे कि वायु शीतलन निकाय मतलब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो जो है कितने प्रकार का, दो तरह के होते हैं, वो हम आगे जिक्र करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपन एंड क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये ओपन एंड क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसका जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। मतलब ये दोनों ही जो सिस्टम है इंट्रोडक्शन के ये पार्ट होंगे। ठीक है, अच्छा मतलब खुला और बंद शीतलन निकाय जो भी हमारा है उसके लाभ तथा हानियां जो है यहां पर हम देखेंगे। तीसरा है हमारा बेल कॉलिमन साइकिल। देखिए बेल कॉलिमन साइकिल को हम जो है क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, और जो है और सबसे बड़ी बात इसके बारे में आपको बता दें कि ये हमारा जो है कार्नोट साइकिल का एडवांस वर्जन है। रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल इसका नाम है, तो रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल भी बोलते हैं, जूल साइकिल भी बोलते हैं, और तीसरा नाम है बेल कॉलिमन साइकिल। याद रखिए ये बेल कॉलिमन साइकिल वही है कि बेल कॉलिमन ने अपना नाम रख लिया, लेकिन एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाइटफुट, वो भी जो है इसमें शामिल थे, इनका जो साइकिल है ना ये बनाने के लिए। तो दो साइंटिस्ट हैं, बेल कॉलिमन और लाइटफुट। आगे जिक्र करेंगे, मजा आएगा इसको पढ़ने में। अगला है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। तो देखो बेटा एयर कूलिंग सिस्टम तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे सिंपल एयर कूलिंग है, एवेपोरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम है, यहां तक कि बूट स्ट्रैप एयर एवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम भी है, लेकिन यहां आपके सिलेबस में केवल बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम दिया गया है। हम लोग इसको पढ़ेंगे और काफी अच्छा है ये। तो यहां पर एयर कूलिंग बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम जो है ये पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा एक लास्ट टॉपिक हमारा यहां पर दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मास फ्लो रेट, वर्क डन एंड सीओपी। ठीक है, अब कैलकुलेशन किसकी, मास फ्लो रेट की, मतलब यह हुआ द्रव्यमान प्रवाह की दर, और किसकी कैलकुलेशन, वर्क की, मतलब यहां पे वर्क दिया हुआ है कार्य की, और निष्पादन गुणांक मतलब सीओपी की गणना करना है। तो किसकी गणना करेंगे, बूट स्ट्रैप में ही ये टॉपिक इंक्लूडेड है। बूट स्ट्रैप जो हम कर रहे होते हैं तो उस समय जो है हमारा क्या होने वाला है, वहां पर कैलकुलेशन करनी होगी इन चीजों की। ऐसे ही बेल कॉलिमन में आपको सीओपी निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर मेजरली देखें तो हमारे पास केवल 4 टॉपिक हैं और बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन तो बनते ही यहां से हैं। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक क्वेश्चन तो यहां से आने ही वाला है। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का है, या तो आपको बेल कॉलिमन मिल जाएगा, मतलब हम बता रहे हैं आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है, बेल कॉलिमन है या फिर बूट स्ट्रैप है। एक तीसरा और बनता है जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, वो आएगा हमारा ओपन एंड क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में यहां पे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताइए, और ऑल्सो डिस्क्राइब ओपन एयर कूलिंग सिस्टम या फिर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड क्लोज एयर सिस्टम, या फिर यहां पर यह बोल सकते हैं कि ओपन और क्लोज का जो है क्या करें, इसका जो है तुलना करें। तो ये सेकंड टॉपिक हो जाएगा। तो मतलब यहां पर केवल 3 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जो एग्जाम में आ सकते हैं, और यही जो है 3 तैयार कर लीजिए, बस छोटा सा चैप्टर है, जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और यही जो है आपका शुरुआत भी है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, पता भी चलता है यहां से। तो देखिए क्या है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है ये यहां जिक्र करेंगे, लेकिन मोटा माटी हम एक बात बता दे रहे हैं कि वायु शीतलन निकाय है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर रेफ्रिजरेंट जो है हमारा, या फिर वर्किंग फ्लूइड है, या जो हमारा सिस्टम के अंदर प्रवाहित होने वाला तरल है, वो हमारा एयर होता है।
बस सीधी सी बात है। चलिए पहले एक बार एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? क्या है? द सिस्टम इन विच एयर इज यूज्ड एज वर्किंग सब्सटेंस। देखिए वही वाली बात आ गई। क्या कह रहे हैं? एक सिस्टम है, जो सिस्टम जिसमें की जो है एयर इज यूज्ड एज वर्किंग सब्सटेंस या फिर रेफ्रिजरेंट के रूप में एयर को यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम वन प्लेस एंड रिजेक्ट इट टू अनदर प्लेस। मतलब क्या हुआ? हीट जो है एक जगह से एब्जॉर्ब की जा रही है और दूसरी जगह रिजेक्ट की जा रही है। मतलब क्या हुआ? हीट कहीं से लेके और कहीं जाके छोड़ दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां से हीट निकाली जाएगी वहां कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो इस तरह की जो सिस्टम है उसी को क्या बोलते हैं? नोन एज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सीधा सा मामला हो गया। क्या हुआ? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मतलब यह हुआ जहां एयर को एज अ रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी क्या बात बता दी कि एयर जो है वो कहीं से हीट एब्जॉर्ब कर रही है और कहीं पे रिजेक्ट कर रही है। इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। डेफिनेशन हो गई। अच्छा, उसके अलावा इसको हिंदी में पहले देख लेते हैं, बाकी दूसरा पॉइंट देखेंगे। क्या है? वह निकाय जिसमें हवा को कार्यकारी प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब एयर जो है यहां पर वर्किंग सब्सटेंस के रूप में इस्तेमाल या फिर रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तथा जो ऊष्मा को एक स्थान से अवशोषित करके, मतलब जो एयर है वो ऊष्मा को एक जगह से अवशोषित करेगी। मतलब कैसे अवशोषित करेगी? अरे देखा है ना आपने, किसी भी कोई भी आप पाइपलाइन बनाइए, उसमें आप कोई वर्किंग सब्सटेंस भरिए और बाहर से कोई एयर लगाई, तो क्या करा? पाइपलाइन की एयर जो है वो क्या करेगी? बाहर की एयर वो वहां का जो हीट है उसको अपने साथ अवशोषित करके ले जाएगी। वही यहां पे हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मतलब हीट जो है एयर अपने साथ ले जाती है और दूसरे स्थान पर निष्कासित करती है। मतलब क्या हुआ? वहां से निकाल के दूसरी जगह ले जाएगी जहां पे हॉट हो या फिर कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, बस हमारे पास से जो हीट चली जाएगी तो हमारे पास ठंडा महसूस होगा, मतलब कूल महसूस होगा। चलिए, तो मतलब क्या हुआ? इस तरह के निकाय को क्या बोलते हैं? वायु प्रशीतन निकाय बोलते हैं, जहां पर हवा को कार्यकारी तरल के रूप में, दूसरा यहां बताया गया एक स्थान से ऊष्मा को लेकर दूसरे स्थान तक ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। इस तरह के सिस्टम को वायु शीतलन जो है निकाय कहते हैं। सीधी सी बात हो गई। डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। क्या है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या है? Throughout the cycle, the refrigerant remains in gaseous state. ओके, इसका मतलब यह हुआ कि जो है थ्रू आउट द साइकिल, मतलब पूरी साइकिल के दौरान द रेफ्रिजरेंट रिमेन्स इन गैसियस स्टेट। मतलब रेफ्रिजरेंट हमेशा, मतलब एयर वही तो है इसके अंदर, एयर जो है हमेशा गैसियस स्टेट में रहेगी। तो यही हमारा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है किसका? एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। ठीक है। अच्छा, हिंदी में देख लेते हैं। क्या है? इस निकाय का मुख्य लाक्षणिक गुण यह है कि इसमें जो हमारा प्रशीतक है पूरे चक्र के दौरान गैस रूप में ही रहता है। मतलब प्रशीतक मतलब वायु या एयर जो है हमारा गैस रूप में ही रहेगा, वो जो है अपना रूप परिवर्तित नहीं करेगा, अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करेगा। ये इसका मेन जो है इसका फीचर है। तो ये जो है आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई, एक मेन पॉइंट आ गया। स्टूडेंट्स देखते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्योंकि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है हमारा दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि हमारा कौन कौन सा है? पहला है हमारा ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दूसरा है हमारा क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन टू सिस्टम्स, मतलब दो भागों में, दो हिस्सों में या दो तरह के सिस्टम्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक कौन सा है? वो ये है ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई सिस्टम ओपन है, इसका मतलब वो जुड़ेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कहीं से आपने जो है एयर को ठंडा किया और ठंडा करने के बाद एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में आपने छोड़ा और फिर से जो है हमारा जो सिस्टम है उसने उसी एयर को लेके आगे से प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब है एयर हमारी कांटेक्ट में आ रही है सराउंडिंग के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मतलब बंद वायु प्रशीतन निकाय। बंद वायु प्रशीतन निकाय का मतलब यह हुआ अब बंद है। इसका मतलब क्या हुआ? एयर जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर मतलब हमारे सराउंडिंग में नहीं जा रही, वो क्या कर रहे हैं? वो एक पर्टिकुलर जो है सिस्टम के अंदर जो है मूव करती रहेगी और वहां से जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट
वो क्या है, प्रोवाइड कराएगी सराउंडिंग को। तो मतलब ये हुआ यहां पर एयर कांटेक्ट में नहीं आएगी, यहां एयर कांटेक्ट में आएगी। दिस इज द टू पार्ट्स ऑफ द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के दो जो है हमारे पार्ट हो गए। इन दोनों को हम जो है बारी बारी से देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही आ सकते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या आएगा, एक्चुअल में आएगा व्हाट इज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब वायु प्रशीतन निकाय क्या है और इसके भागों के बारे में बताइए, या फिर ये किस तरीके से इसको ब्रीफ में समझाइए। तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी लिखना पड़ेगा, क्लोज भी लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा हम अभी करते हैं। पहला देखते हैं ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं पहला ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब खुला वायु प्रशीतन निकाय। अब ऐसा प्रशीतन निकाय है जो कि खुला है। खुला है का मतलब, अब देखते हैं, पहले थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते, डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको समझाऊंगा। क्या है इन दिस सिस्टम, मतलब इस सिस्टम में द एयर इज डायरेक्टली लेड टू द स्पेस टू बी कूल्ड, मतलब जिस स्थान को हमें ठंडा करना है उस स्पेस में एयर इज डायरेक्टली लेड मतलब ये होता है कि मतलब बाहर से लाई गई है, मतलब एयर डायरेक्टली जो है बाहर से लाई गई है उस स्पेस को ठंडा करने के लिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जिस स्पेस को आपको कूल करना है वहां तक एयर को डायरेक्टली ले जाया गया है। ठीक है, उसके आगे क्या है, सो दिस एयर comes in the contact with atmospheric air, जिससे कि ये एयर जो है वो डायरेक्टली जो है कांटेक्ट में आ रही है, किसके, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आ रही है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब थोड़ी सी बात समझते हैं, क्या है, मतलब ये हुआ कि एयर जो हमारी है वो सराउंडिंग से ली गई और उसको जो है हमने ठंडा किया और वापस ठंडा करके उसी जगह पे छोड़ दिया, और जिससे क्या हुआ, पूरी सराउंडिंग के कांटेक्ट में वो एयर आ गई, मतलब जहां हम बैठे हुए हैं वहां के कांटेक्ट में आ गई, फिर हमसे टच करते हुए वापस से सिस्टम में गई और फिर से वापस आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, एयर जो है वो हमारी कैसी है, ओपन सिस्टम में फ्लो कर रही है। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हिंदी में एक बार और देख लेते हैं, शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए आपको। क्या है, इस निकाय में वायु को सीधे उस स्थान को ठंडा करने के लिए ले जाया जाता है जिससे वह वातावरणीय वायु के संपर्क में आ जाती है। मतलब समझ गए होंगे, क्या है, सीधे वातावरणीय वायु में मतलब सीधा सा मतलब क्या है, जो हमारा एयर जहां हम बैठे हुए वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्लेस है ना, वहां पर जो एयर होगी वही वातावरणीय एयर होगी, मतलब वातावरणीय वायु होगी, उसके संपर्क में आ जाती है। ठीक है, और तथा उसका दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने वाला है। ठीक है, तो पहली चीज, जैसे कूलर है वही हवा जो है वापस से देता रहता है, वैसे ही यहां पर ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ठीक है, मतलब यहां पर भी जो है क्या होता है, वो एयर वही सर्कुलेट करती रहती है। लेकिन यहां पर एक समस्या आ जाएगी, वो हम समस्या आगे डिस्कस करेंगे। क्या समस्या आ जाएगी बता देता हूं। जब हमारी सेम एयर जो है वही सर्कुलेट करती है और हमारे कांटेक्ट में आती है, तो हमारे शरीर की नमी, मतलब जो जहां पर फ्लो हो रहा है उस सराउंडिंग में जितना भी हमारा मॉइस्चर कंटेंट, मतलब नमी होगी, उसको भी अपने साथ लेके जाएगी, और वो भी जाके एक्सपेंडर के थ्रू, एक एक्सपेंडर लगा होता है, बताएंगे आगे, वहां पर जाके जो है उसमें फंस जाएगी, मतलब वहां पर वो फ्रॉस्ट हो जाएगी, जम जाएगी, तो वहां पर पूरा चोक कर देगी, जिससे कि फ्लो बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये समस्या है, आगे डिसएडवांटेज में हम लोग इसको समझेंगे। तो हमने ये समझ लिया ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर क्या होने वाला है कि सब कुछ जो है एयर जो है वो सर्कुलेट होगी और ओपनली और किसी के भी कॉन्टेक्ट में आ जाएगी। दूसरा पार्ट है हमारा क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है, मतलब बंद वायु प्रशीतन निकाय जो है, ये हमारे इसमें जो है हमारा रेफ्रिजरेंट जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, समझते हैं इस चीज को। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज डेंस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अरे भाई, इसका एक दूसरा नाम भी है, क्या है, क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दूसरा नाम है डेंस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। डेंस का मतलब क्या होता है, सघन, मतलब डेंस, सीधी सी बात है। तो डेंस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम रेफ्रिजरेंट फॉलोज क्लोज पाथ। ओके, मतलब रेफ्रिजरेंट जो है एक पर्टिकुलर क्लोज पाथ में
जो है फ्लो करता है, मतलब मूव करता है। मतलब ये हुआ रेफ्रिजरेंट जो है एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज नहीं होता, ठीक है, क्लोज पाथ जो है फॉलो करता है। रेफ्रिजरेंट इज फिल्ड इन पाइप्स, मतलब क्या हुआ, क्लोज पाथ तभी फॉलो कर पाएगा जब वो पाइप के अंदर ही रहेगा, बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। एंड प्रेशर इज ऑलवेज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इसका मतलब अभी हमने ओपन में देखा था, वहां जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है, लेकिन यहां पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से अबव है, ठीक है। ये थोड़ी सी बात इंग्लिश में हो गई। अब थोड़ा सा हम जो है देख लेते हैं हिंदी में क्या है। इसे डेंस वायु प्रशीतन निकाय भी कहते हैं। अच्छा, डेंस वायु प्रशीतन निकाय, डेंस तो इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में से संघन बोलते हैं, ठीक है। अब पता नहीं हिंदी में उतना ज्यादा इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में अधिकतर जो है इंग्लिश के वर्ड ही जो है हिंदी में आ रहे हैं, तो इससे कोई समस्या नहीं है। इससे डेंस वायु प्रशीतन निकाय भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम हो गया। इसमें प्रशीतक बंद पाथ का पालन करता है, मतलब प्रशीतक जो है बंद पाथ में जो है फ्लो करता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। उसके अलावा पाइप में भरा होता है। अच्छा, मतलब क्या हुआ, जो कि पाइप में भरा होता है। तो प्रशीतक कहां है, पाइप के अंदर है, इसका दूसरा नाम है डेंस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और तीसरा बात क्या बोली, इसमें बोला कि क्लोज पाथ को फॉलो करता है, पालन करता है। अच्छा, इसका जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक है। तो एक तरह से 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट जाहिर सी बात है डेंस, दूसरा नाम इसका है डेंस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है यहां पे, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो क्लोज पाथ को फॉलो करता है। तीसरी बात आ गई, रेफ्रिजरेंट जो है पाइप के अंदर भरा होता है। और चौथी बात आ गई, जो प्रेशर है वो अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ये 4 पॉइंट है, लिख देंगे, 5 यहां पे आपको मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया। दोनों ही जो है हमारे किसके पार्ट थे, ये हमारे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के पार्ट थे, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर जो है एक सिंगल क्वेश्चन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो ये आपको पूरा लिखना है। अब मैंने बोला था डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो डायग्राम जो है ये हम आपको बताएंगे बेल कोलेमन साइकिल में किस तरीके से ओपन, किस तरीके से क्लोज की बात की जाती है, तो उस समय समझेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो दोनों पार्ट हैं हमारे, क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखो, सबसे पहली चीज देखें कि हमारा इनमें से बढ़िया कौन है। हमारा क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम अच्छा है और ओपन एयर रेफ्रिजरेशन थोड़ा सा कम अच्छा है, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे, हम यहां पर एडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज ऑफ क्लोज सिस्टम ओवर ओपन सिस्टम, मतलब ओपन सिस्टम की अपेक्षा, मतलब खुले निकाय की अपेक्षा बंद निकाय के लाभ पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो देख लेते हैं वन बाय वन क्या करेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, साइज ऑफ कंप्रेसर एंड एक्सपेंडर इज लेस इन क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में जो साइज है कंप्रेसर का और एक्सपेंडर का, मतलब कंप्रेसर का और एक्सपेंडर का जो साइज है वो क्या है, लेस है, कम है इन क्लोज सिस्टम। मतलब क्लोज सिस्टम में जो साइज है वो क्या है हमारा, वो हमारा कम है। किसका साइज कम है, कंप्रेसर का और एक्सपेंडर का। मतलब बंद निकाय में कंप्रेसर तथा प्रसारक का आकार कम होता है। कंप्रेसर का मतलब क्या होगा, संपीडक, ठीक है। तो बंद निकाय में कम संपीडक तथा प्रसारक का आकार कम होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ओपन में क्या होता है। ओपन में क्या होता है, ये ओपन में बड़ा होता है साइज, किसका, कंप्रेसर का और एक्सपेंडर का साइज ओपन सिस्टम में, मतलब ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में संपीडक और जो है प्रसारक दोनों का साइज ज्यादा होता है। अब एक बार देख लें, दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम जो है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो है सारे पॉइंट्स में आपको बता देता हूं कौन कौन सी चीजें इसमें लगी होती हैं। 4 तरह की चीजें होती हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। पहला क्या है, यहां पर कंप्रेसर दिख रहा है आपको, दिस इज द कंप्रेसर, दिस इज द कूलर, और ये हमारा एक्सपेंडर मतलब प्रसारक ये रहा, ये संपीडक है हमारा, ये हमारा कूलर मतलब जो भी कूल करता है, और ये रहा हमारा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब सारी बात यहां निकल के आती है कि कौन सा सिस्टम जो है वो हमारा ओपन होगा और कौन सा सिस्टम जो है क्लोज होगा। देखिए, दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है,
कंप्रेशर से जो है हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होके कूलर में ठंडा होके और वापस से एक्सपेंडर में आके एक्सपेंड होने के बाद ये जो है रेफ्रिजरेटर में जाएगा और बिल्कुल पूरी तरीके से जो है इस तरह से फ्लो होता हुआ आगे बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल ओपन है रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो जो हमारा जो एयर है वो क्या है, बिल्कुल ओपन है। और यहां पर जो चीज रखी हुई है, जो भी चीज रखी हुई है जिसको हमें इसका टेम्परेचर हमें डाउन करना है, कम करना है, वो जो है उससे कनेक्ट होता हुआ, टच होता हुआ, उससे संपर्क में आते हुए आगे जो है वापस से कंप्रेसर में चला जाता है। इसका मतलब ये ओपन हो गया। समझ आ गई बात। तो ओपन में हुआ क्या, यहां पर जो एयर थी वो एक्सेस एयर जो है वो कंप्रेसर में चली जाएगी। अब एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में जब एयर जाएगी तो उसे कंप्रेस करने के लिए बड़ा कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी, और बड़े कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी। तो जब बड़े कंप्रेसर से यहां पे जो हमारा एयर सप्लाई होगा तो एक्सपेंडर भी बड़ा चाहिए। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हमारा जो है कंप्रेसर और एक्सपेंडर जो है इन दोनों का साइज ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं, क्लोज में क्या है, यहां पाइप लगा दिया गया इस तरीके से, जैसा आपके घरों में रेफ्रिजरेटर होता है। तो यहां पर जो है जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर जो है, जो फ्रीजर जैसे बोलते हैं आप लोग, वो वहां पर जो है पाइपिंग सिस्टम है, तो कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा। और जितना हमने एयर इसमें अंदर भरा हुआ था वो कंप्रेसर के अंदर, वही एयर जो है वापस से जो है चलती रहती है। इसका मतलब एयर की मात्रा सीमित है, तो हमारा क्या होगा, कंप्रेसर और एक्सपेंडर एक लिमिटेड साइज के हो जाएंगे। तो यहां पर पहला पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा कि क्लोज जो है सिस्टम है उसमें कंप्रेसर और एक्सपेंडर का साइज जो है वो क्या होने वाला है, कम होगा। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे, क्या है, इन ओपन सिस्टम ड्रायर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव मॉइस्चर कंटेंट। बताया था थोड़ी देर पहले, क्या यहां पर मॉइस्चर कंटेंट की समस्या है, क्यों होगी। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर यहां पर कोई पाइपिंग सिस्टम ना होगा, जहां की ओपन होगा, तो यहां पर रखी हुई जो चीज है उसके अंदर जो नमी है, मतलब मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर जो है एयर के साथ मिक्स हो जाएगा, मतलब रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स होके वो कंप्रेसर में जाएगा, और ये जो है आगे जाके क्या होगा, जब ये कूलर में जाके इस तरीके से आगे वापस एक्सपेंड करेगा तो ये पूरी साइकिल में जाके क्या होगा, वो जम जाएगा, मतलब उसका जो टेम्परेचर डाउन होगा और वो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो फ्लो को रोकने लगेगा और जो है चोक कर देगा फ्लो को। चोक का मतलब रोकना होता है। तो यहां पर चोक कर देगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है पूरा का पूरा सिस्टम हमारा फेल होने लगेगा। अब इस सिस्टम को फेल होने से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उस जो एयर है इसके अंदर जो आ रही है उस एयर को आप क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। जैसे ही एयर जो है यहां पर हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो क्या करें, मॉइस्चर कंटेंट जो है वापस से जो है रिमूव हो जाएगा और वापस से जो है हमारी पूरी साइकिल जो है प्रॉपर चलने लगेगी। तो ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, ड्रायर सुखाने के लिए, हवा को सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे कि जो है मॉइस्चर कंटेंट रिमूव हो जाए। लेकिन क्लोज में जरूरत ही नहीं है, क्लोज में तो कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा। जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो मॉइस्चर आएगा ही नहीं, तो वहां ऐसी समस्या नहीं है क्लोज के अंदर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, खुले निकाय में नमी कम करने के लिए ड्रायर की आवश्यकता होती है। हो गया काम। अगला देखते हैं, सीओपी इज हायर इन क्लोज सिस्टम। मतलब ये हुआ क्लोज सिस्टम, क्लोज निकाय की जो है, हमारा बंद निकाय की जो सीओपी है वो क्या होती है, अधिक होती है। अरे भाई, बंद निकाय की सीओपी अधिक होगी ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि भैया जो है यहां पर एयर जो है वो बाहर एक्सपोज ही नहीं हो रही, तो क्वांटिटी ऑफ एयर जो है हमारे सिस्टम में वो निश्चित है। हमारा कंप्रेसर जो है वो भी हमारा बढ़िया साइज का है, मतलब जितनी जरूरत है उतना है। एक्सपेंडर भी हमारा सही साइज का है, तो ये सिस्टम जो है उसकी सीओपी बढ़ जाएगी, मतलब जिसको जितना काम करना है वो हो जाएगा, और यहां पर जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो भी हमारा प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सीओपी जो है हमारी किसकी, बंद निकाय की, मतलब क्लोज सिस्टम की जो निष्पादन गुणांक है वो ज्यादा रहेगा, तो ओपन सिस्टम का निष्पादन गुणांक अपने आप कम गिना जाएगा, तो उसका कम हो गया। अगला वाला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है, इन ओपन सिस्टम प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे अभी अभी पढ़ा था, मतलब क्या हुआ, ओपन सिस्टम में प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा या फिर बराबर होगा। बात करेंगे, वेयर एज इन क्लोज सिस्टम इट इज मोर। क्लोज सिस्टम में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, मतलब वायुमंडलीय दाब से कम दाब किसमें होता है, खुले निकाय में वायुमंडलीय दाब से कम दाब होता है, और परंतु बंद निकाय में अधिक होता है। क्यों, वापस समझते हैं। देखो, ओपन सिस्टम में होगा तो ओपन टू एटमॉस्फेयर हमारा जो एयर है, या फिर जिसे रेफ्रिजरेंट बोलते हैं या फिर वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं, वो जो है हमारा यहां पर
ओपनली खुला हुआ था यहां पर इस तरीके से, तो वो उसका जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लगभग बराबर में था या फिर उससे कम था। और यहां पर जो क्योंकि कम इसलिए हो जाए क्योंकि कंप्रेसर यहां से सब कर रहा होता है तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन क्लोज सिस्टम में सारा सिस्टम पाइपलाइन के अंदर है तो प्रेशर जो है हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक रखा जाता है क्लोज सिस्टम के अंदर। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन क्या है, अब आपको अच्छे से क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम समझ में आ गया होगा। क्लोज सिस्टम का मतलब क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और ओपन सिस्टम का मतलब ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। मतलब इसमें 4 पार्ट थे, ये पूरा का पूरा अभी वापस से आएगा बेल कॉलेमन साइकिल के साथ, तो इसको जो है प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने वाले हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। ठीक है, जैसा कि हमने लिखा हुआ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, मतलब वायु शीतलन निकाय के लाभ तथा हानियां, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले क्या लेते हैं, एडवांटेज पढ़ लेते हैं, मतलब लाभ पढ़ लेते हैं। क्या क्या इसके लाभ हैं वो है, मतलब यहां पर जो लाभ हैं या हानियां हैं उसका जो है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर बात की जा रही है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो दूसरे एयर रेफ्रिजरेशन दूसरे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उनसे जो है इसका जो है क्या लाभ है और क्या हानियां हैं इसकी, ये हमें जो है यहां पर देखना है। ठीक है, दूसरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब जैसे हमारा जो है वेपर कंप्रेशन सिस्टम है या और भी सिस्टम है, उन सिस्टम के अपेक्षा इसमें हमें क्या लाभ मिलने वाले हैं या फिर क्या जो है हमारा हानियां मिलने वाली हैं, मतलब डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। ठीक है, चलिए देख रहे, पहला पॉइंट क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर इज अवेलेबल एट नो कॉस्ट। मतलब अरे ये सिस्टम एयर पे ही तो चल रहा है ना, और एयर तो हमारे चारों तरफ अवेलेबल है, तो लार्ज क्वांटिटी है उसकी अवेलेबिलिटी। ठीक है, और एयर जो है लार्ज क्वांटिटी अवेलेबल है और उसके लिए कोई हमें कॉस्ट भी नहीं देना पड़ता, तो मतलब नो कॉस्ट पे, मतलब वायु प्रचुर मात्रा में बिना किसी कीमत के उपलब्ध है। बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट तो इसके फेवर में जा रहा है, मतलब एडवांटेज है इसका। दूसरा एडवांटेज क्या है, देयर इज नो लॉस व्हेन लीकेज ऑफ एयर। अरे यार एयर निकल भी जाएगी, लीकेज हो भी जाएगा सिस्टम से, तो हमें क्या दिक्कत है, एयर ही तो है। लेकिन अगर अमोनिया होती इसके अंदर तो अमोनिया निकलती तो परेशान करती, हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। तो यहां पर जो है एयर एज ए रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो है इसका कोई लॉस नहीं होता है अगर लीकेज कर जाता है तो। ठीक है, तो यहां पर यह वायु का रिसाव होने पर कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा जो है एडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ एयर सिस्टम या एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज वेरी लेस। मतलब अब ऐसा सिस्टम बनाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट की आवश्यकता नहीं है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, वही जोड़ तोड़ के हमें बना लेना है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, तो वायु तंत्र को बनाने में लागत जो है हमारी कम आती है क्योंकि हमारे पास यहां पर केवल मूलभूत 4 चीजें हैं, उसी की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, उसके अलावा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज फ्रेंडली नेचर विद एटमॉस्फेयर। जाहिर सी बात है एयर है उसका जो है हमारे ऊपर कोई प्रभाव गलत पड़ेगा नहीं, और एटमॉस्फेयर की ही एयर है तो एटमॉस्फेयर पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो उसका जो है फ्रेंडली नेचर है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जो मतलब कह सकते हैं वायु शीतलन निकाय का वातावरण से मित्रवत संबंध है। तो इसके जो है 4 एडवांटेज हैं। पहला जो है बहुत क्वांटिटी में फ्री में अवेलेबल है, दूसरा जो है इससे कोई लॉस नहीं हो रहा अगर लीकेज हो जाता है, तीसरा जो है कॉस्ट जो है इसकी जो बनाने की बहुत कम है, उसके अलावा जो है इस सिस्टम में जो है क्या लिखा हुआ है, फ्रेंडली नेचर है, एटमॉस्फेयर खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो है आपके एडवांटेज हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, याद रख लीजिएगा शायद एग्जाम में आए। ठीक है, दूसरा जो है डिसएडवांटेज देखते हैं, मतलब दूसरे जो है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें क्या पॉजिटिव है और इसमें क्या नेगेटिव है, तो इसके नेगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है, पहला, अब देखो यार हमने पहले भी बताया था कि भैया इसमें जो है कंप्रेसर का साइज मतलब सिस्टम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो साइज ऑफ दिस सिस्टम इज लार्ज। ये सिस्टम का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, ज्यादा साइज का इस्तेमाल करते हैं, तो इस निकाय का आकार बड़ा होता है, ये एक इसकी समस्या है। दूसरा, सीओपी ऑफ दिस सिस्टम इज लेस। अच्छा, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सीओपी जो है क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की ज्यादा होती है, ओपन की कम होती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए दूसरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम से तो इसकी जो सीओपी है
कम होती है। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी जो है सीओपी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कम होती है दूसरे अपेक्षा, इसका निष्पादन गुणांक जो है वो कम होता है। ठीक है, अगला जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इज लेस। अरे यार ये भी तो बात है ना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कूल करता हो, मतलब हाई टेम्परेचर है उससे बहुत लो टेम्परेचर तक ये कूलिंग कर देता हो, ऐसा नहीं करता, बहुत शॉर्ट रेंज में जो है कूलिंग करता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि 10 है टेम्परेचर तो जो है -2 तक पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा रेंज नहीं है। तो मतलब ये हुआ ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज जो है इसकी कम होती है इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। ठीक है, तो तापमान ऑपरेटर अंतराल छोटा होता है, तो जो टेम्परेचर ऑपरेटिंग जो है जो रेंज है वो क्या है इसकी कम होती है। ये हमारे 3 डिसएडवांटेज हैं। तो 4 एडवांटेज हो गए, 3 डिसएडवांटेज हो गए, हमारा टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो जाता है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें मिल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे कि सर वो जो है टॉपिक के अंदर जो है सिलेबस में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और मतलब वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बीच में जो है हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज देखने हैं, कंपैरिजन करना है। दिस इज द परफेक्ट कंपैरिजन। अगर आपको वो लिखने को आता है तब भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेल कोलमन साइकिल। बेल कोलमन साइकिल को बेल कोलमैन बोलिए या कोलेमन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी तो है। तो बेल कोलमन साइकिल, बेल कोलमैन चक्र, मतलब ये जो है चक्र जो है ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था। क्या क्या नाम था देखो, इस चक्र पर आधारित मतलब बेल कोलमन साइकिल पर आधारित एक मशीन बनाई, बेल कोलमन एयर रेफ्रिजरेशन मशीन। बेल कोलमन एयर रेफ्रिजरेशन मशीन ये डेवलप की गई, किस किसने डेवलप की? ये डेवलप की है बेल कोलमैन और लाइटफुट ने। लाइटफुट का नाम नहीं आता तो बस यहां पे आप लाइटफुट भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, दिस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। देखिए एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं ये इन्होंने जो है क्या नाम उनका, जॉर्ज ब्रेटॉन। ठीक है, तो जॉर्ज ब्रेटॉन जो है उनके नाम पे आधारित है इस साइकिल को जो है हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। इनका नाम कैसे आ गया? क्योंकि इस साइकिल पर बेस्ड इंजन बना दिया था इन्होंने, इसलिए इस साइकिल को जो है रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और नाम है जूल साइकिल। ठीक है, तो जूल साइकिल, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, बेल कोलमन साइकिल, ये तीनों जो है इसके नाम हो गए। ठीक है, अच्छा हिंदी में देख लेते हैं। बेल कोलमन वायु प्रशीतन मशीन, बेल कोलमन वायु प्रशीतन मशीन को बेल कोलमैन तथा लाइटफुट के द्वारा विकसित किया गया था। वेरी गुड, थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। इसे प्रतिवर्तित ब्रेटॉन चक्र या फिर जूल चक्र भी कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इसके 2 नाम हमने बता दिए। चलिए, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेल कोलमन चक्र के बारे में हो गई। अच्छा, पीवीटीएस डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चक्र के लिए, जैसा कि हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए था। ठीक है, तो एक चीज और है यहां पर, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। ये जो चक्र है बेल कोलमन चक्र या बेल कोलमन साइकिल जो है, ये जो है मॉडिफिकेशन है किसका? कार्नोट साइकिल का। तो कार्नोट साइकिल का जो मॉडिफिकेशन है या यह प्रतिवर्तित कार्नोट चक्र का विकसित रूप है, ये हम लोग जो है इसको समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं, क्या है इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। ये क्या है? हमारा पीवी डायग्राम है और ये हमारा टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम। ठीक है, ये हमारा टीएस डायग्राम है, ये हमारा पीवी डायग्राम। पीवी का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम, और इधर क्या है? टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम जो डायग्राम है हमारा, इसमें आप देखिएगा कि 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, ये कुछ साइकिल चलती है। हमने आपको बताया जितना भी रेफ्रिजरेशन में आपको साइकिल मिलेंगी वो क्या मिलेंगी? एंटी क्लॉकवाइज साइकिल मिलेंगी, मतलब वर्क जो है लेंगी देंगी नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वर्क हमें जो है इस साइकिल को हमें या इस तरह के इंजन को हमें वर्क देना पड़ेगा। तो यहां से 1, 2, 3, 4 यहां से जो है हमने साइकिल देख लिया, ये हमारा साइकिल है, क्लोज साइकिल है एक तरह से। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर में देखें, यहां पर क्या है? 1, 2, 3, 4। ठीक है, और 4 से फिर 1। अच्छा, यहां पर कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है? तो प्रोसेस देखो, प्रेशर जो है हमारा क्या है यहां पर कांस्टेंट है और यहां पे कांस्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आइसेंट्रोपिक है, जो जहां पे हमें पता है आइसेंट्रोपिक में कभी भी जो है हमारा हीट का ट्रांसफर नहीं होता, ऊष्मा का कोई ट्रांसफर नहीं होता आइसेंट्रोपिक में। सीधी सी बात समझ में आई। चलिए एक बात और समझते हैं, क्या कि अब 1 से 2 तक चल रहे हैं तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन हो रहा है। चलिए देखते हैं यहां पे 1 से 2 तक हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है, रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम हो रहा है। क्या हो रहा है? रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम हो रहा है। अब एक काम करते हैं, हम डायग्राम में जो है देख लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम कहता है कि सबसे पहले जो है हमारे पास कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है 1 से 2 तक। ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ये कूलर लगा हुआ है, एक्सपेंडर और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ जो है रिवर्स ब्रेटन साइकिल या फिर बेल कोलेमन साइकिल। मतलब बेल कोलेमन चक्र में कौन कौन से मुख्य जो है हमारे जो हमारे पास कंपोनेंट है वो होते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट है? एक होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कूलर, तीसरा होता है एक्सपेंडर, ये हमारा एक्सपेंडर है, और ये हमारा रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो जहां पर रेफ्रिजरेशन हो रहा है मतलब शीतलन हो रहा है या प्रशीतन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें कि 1 से 2 तक क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। अच्छा, यहां पर देखें 1 से 2 तक क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रही है। इसका मतलब रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम हो रहा है। यहां पे देखते हैं पीवी डायग्राम में 1 से 2 तक क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब सब कुछ बढ़िया है। तो 1 से 2 हमारा कंप्रेसर लगा भी है, और उस कंप्रेसर के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है। उसे हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम बोलते हैं। सही बात समझ में आई? वेरी गुड। तो यहां पर जब कंप्रेस किया गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ गया, 1 से 2 तक प्रेशर इंक्रीज करता है। अब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो भैया जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। सही है बात है ना? तो 1 से 2 तक हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया। देख लीजिए, तो 2 पे सबसे अधिक टेम्परेचर है। उसके बाद 2 से 3 तक प्रेशर कांस्टेंट है। देखो दिख रहा है 2 प्रेशर P2 इक्वल्स टू P3, यहां पर कांस्टेंट है। तो दूसरा प्रोसेस क्या है? 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस। क्या है? कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, मतलब स्थिर दाब पर शीतलन प्रक्रम हो रहा है। मतलब यहां पर कूलिंग हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर। देख लेते क्या लगा हुआ है? 2 to 3 हमारा एक कूलर लगा हुआ है। कूलर क्या कर रहा है? जो हमारा रेफ्रिजरेंट आया था कंप्रेसर के अंदर से, पाइप के अंदर भरा हुआ, उसको जो है ठंडा कर रहा है। कैसे ठंडा करेगा? पानी का जो है अंदर बहाव मतलब फ्लो। तो कूलिंग वाटर जो है यहां पर इन कर रहे हैं और कूलिंग वाटर यहां से आउट कर रहे हैं। तो जो हमारा कूलिंग वाटर इसके अंदर जा रहा है वो इसको जो है यहां से टेम्परेचर लेके बाहर निकल जा रहा है। तो पानी जो है यहां पर इसको क्या कर रहा है? ठंडा कर रहा है यहां पे, तो मतलब कूलर लगा हुआ है। अब ये जो कूलर है ये क्या कर रहा है? यहां पर प्रेशर में तो चेंज नहीं कर रहा, केवल टेम्परेचर कम कर रहा है। तो क्या हुआ? कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर कम हो जा रहा है, P से 3 पर आ जा रहा है। मतलब T2 से T3 के पास पहुंच जाता है। मतलब P इक्वल्स टू कांस्टेंट है इस प्रोसेस में। मतलब कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। सीधी सी बात है। अब 3 से 4 देख लेते हैं। 3 से 4 देखना, 3 से 4 जो है हमारा एक्सपेंडर लगा हुआ है। अब देखिए पूरा समझ लीजिए क्या होता है एक्सपेंडर। देखो एक्सपेंडर एक ऐसी एक्सपेंशन डिवाइस होती है जहां पर एयर या फिर कोई सब्सटेंस है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। तो देखो एक बात तो समझ में आई, अगर हम दबा के रखेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज रहेगा, प्रेशर राइज रहेगा, प्रेशर बढ़ा रहेगा और टेम्परेचर भी बढ़ा रहेगा। लेकिन अगर हम उसे जो है उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, मतलब उसका आयतन बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है और प्रेशर भी डाउन हो जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो यहां एक्सपेंडर क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। जो भी हमने दबी हुई चीज मतलब कंप्रेस चीज थी उसको हमने क्या कर दिया? यहां पे एक्सपेंड कर दिया। अच्छा, एक्सपेंडर होता है बहुत कॉस्टली, तो दूसरी जो प्रक्रम होते हैं उसमें यहां एक्सपेंडर इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पे थ्रॉटलिंग डिवाइसेस इस्तेमाल कर लेते हैं। फिलहाल इसी वजह से तो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपेंडर में 3 to 4 क्या हो रहा है? यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर डाउन हो रहा है और टेम्परेचर डाउन हो रहा है। देखिए 3 से 4 तक प्रेशर भी डाउन हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ गया, V3 से V4 हो गया, उसके अलावा टेम्परेचर भी डाउन होना चाहिए। तो 3 से 4 तक टेम्परेचर भी डाउन हो गया। बिल्कुल इस वीडियो को बार बार देखिए, यहां पे जो चीज हम यहां समझा रहे हैं एक बार याद हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। क्या हो रहा है? 3 to 4 प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मतलब एक्सपेंड कर रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, पूरा हो रहा है। इस 3 to 4 प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो रही है यहां पे 3 to 4 लिखा भी है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम, यहां पे प्रसार हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। उसके बाद 4 से 1,
4 to 1 में क्या हो रहा है, देखो 4 to 1 यहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल, तो प्रोसेस कहीं ना कहीं कांस्टेंट प्रेशर वाली होगी। अब प्रेशर कांस्टेंट है और देखो टेम्परेचर में, देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अरे वाह, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो यहां पे 4 से 1 के बीच में यहां पे रेफ्रिजरेटर के अंदर जाता है और रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ है आपका वही एप्पल, सेब, बहुत सारी चीजें जो आप चाहें रख सकते हैं। वो है क्या, वो हमारे हाई टेम्परेचर पे, वो थोड़ा गर्म है, मतलब बाहर से लेके आके रखा है ना रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो वो गर्म है। तो क्या होगा, ये रेफ्रिजरेंट जो जाएगा वो इससे जो है उस के संपर्क में आएगा तो ओपन साइकिल हो जाएगी, अगर संपर्क में नहीं आएगा, केवल पाइपलाइन के माध्यम से जाएगा तो क्लोज सिस्टम हो जाएगा। लेकिन करेगा क्या, वहां से उसकी हीट को लेके हीट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो रेफ्रिजरेंट हमारा ठंडा होगा, मतलब 4 पे देखो हमारा लोएस्ट टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर है 4 पे। अब 4 से जो है क्या करेगा, इसको जब पास करेगा तो 1 की तरफ, जब इसको पास करेगा तो 1 तक पहुंचेगा, तो क्या किया, यहां पर रखी हुई चीज का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब यहां से रखी हुई चीज का टेम्परेचर कम कर दिया तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये मतलब यहां पर रखी हुई चीज क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और 1 पे आते आते वो जो है हमारा क्या होगा, रेफ्रिजरेंट जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो 1 तक पहुंच गया। तो देखो 4 to 1 प्रोसेस में क्या हो रहा है, 4 to 1 प्रोसेस में हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर। देखो मैंने बताया प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस, यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन हो रहा है। अब एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर रखी हुई चीज क्या है, गर्म है, तो इस वजह से जो हमारी एयर है वो क्या हो जा रही है, थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, तो यहां से जो है 1 तक पहुंच जाएगी। 1 से फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी साइकिल चलती है, ठीक है। तो अब ये समझ लिया पीवी डायग्राम क्या है, क्या क्या पीवी डायग्राम में देखो हमारी कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1, ये सारी प्रोसेस आपको आनी चाहिए, लिखना है आपको। इसके अलावा पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम दोनों ही आपको बनाने हैं, और ये डायग्राम जो है आपको बताएगा कि किस तरीके से जो है कौन कौन अरेंजमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। एक बात और समझ लीजिए, क्या समझना है कि हमारे जो है जो कंपोनेंट यहां से लगे हुए, जो पीवीटीएस डायग्राम बनाया है, यहां से हमें सीओपी निकालनी पड़ेगी। तो मतलब बेल कॉलिबन साइकिल की हमें सीओपी जो है नेक्स्ट टॉपिक में हमें मेजर करनी है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स एक बार फिर से पीवीटीएस डायग्राम और ये मशीन जो है एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है पीवीटीएस डायग्राम में। देखो सीधा सीधा समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस है, तो ये कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2 हमारे आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन प्रोसेस है, मतलब रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम है ये। दूसरा है हमारा 2 से 3 तक हमारा कूलिंग हो रहा है, तो यहां पर जो है 2 to 3 जो है हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस हो रही है, मतलब जो है स्थिर दाब पर जो है हमारा कूलिंग शीतलन प्रक्रम हो रहा है। उसके अलावा 3 to 4 क्या हो रहा है, 3 to 4 हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंडर लगा हुआ है तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन मतलब रुद्धोष्म जो है हमारा जो है विस्तार प्रक्रम हो रहा है। उसके अलावा 4 to 1 जो है कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, यहां पर रेफ्रिजरेशन हो रहा है, मतलब हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहां पर 4 to 1 हमारा हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर जो है यहां पर हम बोलेंगे एक्सपेंशन प्रोसेस, किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस, तो 4 to 1 हो गया। अब देखिए हमारे पास ये चीज समझ में आ रही है कि यहां पर आइसेंट्रोपिक है, ये भी आइसेंट्रोपिक है, ये रुद्धोष्म है, ये भी रुद्धोष्म है, इसका मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर न तो हीट ऊष्मा का मतलब हीट जो है एब्जॉर्ब होगी, न रिजेक्ट होगी इन दोनों में। तो रिजेक्ट और कहां पे एब्जॉर्ब कहां होगी, तो 3 to 2 जो है यहां पर हीट जो है हमारी क्या होगी, रिजेक्ट होगी। अच्छा, रिजेक्ट होने का मतलब सीधा सा है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसमें जो हीट है वो निकल जाए। तो देखो कूलर में क्या है, रेफ्रिजरेंट में से हीट जो है बाहर निकाल दी जाती है, इसे बोलते हैं रेफ्रिजरेंट से हीट का रिजेक्ट होना, मतलब ऊष्मा जो है यहां पर क्या है, निकाल दी जाती है, तो निष्कासन हो गया ऊष्मा का। अच्छा 4 to 1 में क्या कर रहा है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट कर रहा है कि जो हमारा वस्तु रखा है जिसे हमें ठंडा करना है उसमें से ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अवशोषित कर लेता है। तो 4 to 1 में जो है हीट एब्जॉर्प्शन होता है, ऊष्मा का जो है अवशोषण हो रहा है। बस यही इंपॉर्टेंट है कि यहां पर रिजेक्ट हो रहा है, यहां पर अवशोषण हो रहा है। तो याद रखेंगे यहां पर
यही हमारा सीओपी में काम भी आने वाला है। बाकी सब प्रोसेस आपको आसान से पता है, प्रॉपर वे में लिखिएगा हर एक टॉपिक के बारे में कि कंप्रेशन प्रोसेस 1 to 2 हो रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। कूलिंग के लिए भी आपको 2 to 3, उसके बाद 3 to 4 आपका एक्सपेंडर है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रही है, 4 to 1 आपका रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हो रहा है। ये सारी प्रोसेस के बारे में 1 by 1 पीवीटीएस डायग्राम बना के प्रॉपर लिखिए। सीओपी निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ सीओपी, निष्पादन गुणांक की गणना किस तरह से की जाती है। कोई ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है। हमें पता है सीओपी क्या होता है। सीओपी एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो है होता है हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन, वर्क Q अपॉन W, मतलब Q अपॉन W मतलब हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन, या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, ऊष्मा का अवशोषण अपॉन कार्य, जो भी यही हमारा सीओपी होता है हिंदी वालों के लिए, ठीक है। चलिए, उसके अलावा देखिए हमने यहां पे हीट एब्जॉर्प्शन या फिर ऊष्मा अवशोषण, ये तो हम निकाल लेंगे क्योंकि कहां ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, 4 to 1 में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ये तो निकल आएगा। वर्क डन हमें पता कर ले पहले, तो पहले हम वर्क डन पता कर लेते हैं। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, मतलब ऊष्मा का जो है निष्कासन और माइनस ऊष्मा का अवशोषण, ये हमारा जो है वर्क डन होता है। चलिए, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। ऊष्मा का निष्कासन कहां हो रहा है, निष्कासन हो रहा है 2 to 3 में, यहां ही तो हो रहा है ना, हीट रिजेक्ट हो रही है 2 to 3 में, तो 2 to 3 में रिजेक्ट हो रही है, तो Cp T2 माइनस T3, सीधा सा है, याद कर लीजिए। जहां कांस्टेंट प्रेशर है तो Cp T2 माइनस T3, क्योंकि T2 जो है टेम्परेचर ज्यादा है, T3 टेम्परेचर कम है, तो T2 माइनस T3 जो है यहां पर हमारा हो जाएगा वर्क डन का यहां पर निष्कासन, ठीक है, मतलब हीट रिजेक्शन हो जाएगा। माइनस किया आपने, हीट एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, यहां पर 4 to 1 हो रहा है, तो 4 to 1 में किसका टेम्परेचर ज्यादा है, 1 का, तो T1 माइनस T4 हो जाएगा, तो Cp T1 माइनस T4, सीधा सा है। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। मतलब क्या हुआ, हीट रिजेक्शन माइनस हीट एब्जॉर्प्शन, जो है हीट एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, Cp T2 माइनस T3 माइनस Cp T1 माइनस T4, तो वर्क डन हमें यहां से मिल गया। अच्छा, वर्क डन मिल गया तो साथ ही साथ हीट एब्जॉर्प्शन भी तो मिल गया, तो हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन मतलब ऊष्मा अवशोषण अपॉन कार्य, तो सीओपी जो है जब हम निकालेंगे तो सीओपी में ऊपर क्या है, ऊष्मा अवशोषण है, मतलब हीट एब्जॉर्ब है, तो हीट एब्जॉर्ब कितना है, Cp T1 माइनस T4, ये लिख दिया हमने Cp T1 माइनस T4। उसके बाद नीचे क्या आएगा, वर्क डन आएगा, तो ये जो लाइन है आपको लिखी है वर्क डन जो निकाला है Cp वाला, Cp T2 माइनस T2 माइनस T3 माइनस Cp T1 माइनस T4, ये हमने उठा के यहां वर्क डन के प्लेस पे रख दिया, कार्य की जगह पे रख दिया, ये बन गया। अच्छा, Cp सब जगह है, कॉमन लीजिए, कट कर दीजिए, Cp हमारा कॉमन होके कट जाएगा, नीचे से कॉमन ले लेंगे, ऊपर Cp है ही है, तो काट देंगे तो Cp खत्म। अब क्या बचा, T1 माइनस T4, ये बचा, उसके बाद T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4, ये बच गया। अच्छा ठीक है, एक्चुअल में सीओपी का फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट जो वो वाला चाहिए जो कि हमें किसी फॉर्मूले में किसी जगह पे हम क्वेश्चन में लगा सकें, तो क्या करेंगे, यहां से हम जो है ऊपर से T4 कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाले में यहां से T3 कॉमन ले लेते हैं, यहां भी T4 कॉमन ले लेते हैं, तो T4 कॉमन लिया तो T1 अपॉन T4 हो गया, -1 हो गया। ऐसे ही T3 कॉमन ले लिया तो T2 अपॉन T3 बन गया, यहां पे T4 कॉमन ले लिया, तो इस तरह से ये हमारा बन गया। यहां पर T4 कॉमन है, यहां T3 कॉमन है, या T4, इससे क्या मिल गया अभी देखते हैं। देखिए हमारे पास यहां सेगमेंट देखो, T1 अपॉन T4, T2 अपॉन T3, यहां पर T1 अपॉन T4, मतलब T1 अपॉन T4 अगर T2 अपॉन T3 के बराबर हो जाए तो जो है यहां से बहुत सारी चीजें गायब हो जाएंगी, यही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस देखना है, T1 और T4 देखना है और T2 और T3 देखना है, T2 और T3 देखना है। चलिए उससे पहले समझ लेते हैं, हमारे पास दो प्रोसेस हैं, फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 और 3 to 4, क्योंकि यहीं पे जो है हमारा क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो T2 और T3 कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब यहां पर देखो, लेकिन हमें क्या देखना है, 1 to 2 देखना है। तो 1 to 2 मतलब T1 से T2 के बीच में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन प्रोसेस मतलब आइसेंट्रोपिक में हो रही है और एक्सपेंशन भी आइसेंट्रोपिक में हो रही है, और आइसेंट्रोपिक मतलब होता है रुद्धोष्म, मतलब वहां पर जो है फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, जितना भी एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष्म या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं उसका फॉर्मूला सीधा सीधा है, क्या है, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। समझ रहे हैं बात को, मतलब क्या हुआ, दोनों सिमिलर हैं, T2 अपॉन T1, T2 क्या है, हायर टेम्परेचर है, T1 क्या है, लोअर टेम्परेचर है। देखो T2 अपॉन T1
इक्वल्स टू P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये सीधा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए, किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए। तो 3 है और 4 है, 3 का प्रेशर ज्यादा है, 4 का प्रेशर कम है, 3 का टेम्परेचर ज्यादा है, 4 का टेम्परेचर कम है, तो T3 अपॉन T4 मतलब T3 अपॉन T4 इक्वल्स टू P3 अपॉन P4, और P3 अपॉन P4 की पावर क्या हो जाएगी? गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा ये हमारा फॉर्मूला होता है, किसके लिए? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब एक चीज देखो यार, क्या है? जो यहां प्रेशर है हमारा P2 इक्वल्स टू P3, P2 इक्वल्स टू P3, प्रेशर का बराबर है, यहां पे हमने पीवी डायग्राम में देखा। अच्छा, दूसरा प्रेशर जो है P1 इक्वल्स टू P4, P1 इक्वल्स टू P4, ये भी हमारा बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहां रखूं तो देखो क्या मिल जाता है? P2 अपॉन P1 है ना, तो P2 की जगह P3 अपॉन क्या हो जाएगा? P4 हो जाएगा, मतलब P3 अपॉन P4। इसका मतलब ये दोनों प्रेशर का जो रेशियो है ये तो इक्वल है। अब प्रेशर के रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी हमारे इक्वल होंगे ये रेशियो। तो T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू T3 अपॉन T4 हमारा हो जाएगा। ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जितना कंप्रेशन हो रहा है, जितना कंप्रेशन हो रहा है उतना ही एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब कंप्रेशन प्रोसेस में जितना भी हमारा रेशियो आ रहा है प्रेशर का, उतना ही रेशियो जो है हमारा किसमें? एक्सपेंशन में हो रहा है। इसका मतलब यह है टेम्परेचर का रेंज जो है बराबर होगी। मतलब जितना T1 से T2 जाएगा उतना T3 से T4 हो जाएगा। तो यहां पर ये हमें रेशियो बराबर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है हमें T2 अपॉन T3 चाहिए। तो T2 अपॉन T3 मतलब T3 को आप नीचे लेके आओ, तो T2 अपॉन T3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये T1 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो T1 अपॉन T4 मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा था हमें यही फाइंड आउट करना है, कहीं ये बराबर हो जाए तो हमारा जो है कॉमन आ जाएगा और कट जाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो अब हमारे पास हमें पता है ये हमारी जो सेगमेंट है ये बराबर है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको जो है क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ये कट हो जाएंगे, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे तो कट हो जाएंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा? T4 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा? T3 बचेगा माइनस T4 बचेगा। बिल्कुल, तो COP का फॉर्मूला इनिशियल वे में आप इतना याद कर सकते हैं, COP ऑफ किसका? रिवर्स ब्रेटन साइकिल या फिर बेल कॉलिमन साइकिल की जो COP है वो होती है T4 अपॉन T3 माइनस T4। मतलब T4 का मतलब लोएस्ट टेम्परेचर, T3 हमारा ये जो है हमारा टेम्परेचर जो है हमारा कूलिंग के बाद जितना मिल रहा है, और उसके बाद माइनस T4 मतलब लोएस्ट टेम्परेचर। तो इनका जो है हमारा रेशियो मिल गया T4 अपॉन T3 माइनस T4, ये हमारा COP हो गया। लेकिन अभी जो है हम संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब अभी ये जो है हमारा और ज्यादा इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखते हैं इसको जो है यहां से आप देखिएगा क्या हो रहा है। यहां से कॉमन करेंगे तो COP इक्वल टू क्या हो जाएगा? T4 तो ऊपर लिखा ही है, नीचे क्या करेंगे? T4 को कॉमन कर लीजिए, T4 को कॉमन ले लीजिए। T4 कॉमन लेंगे तो T4 कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा? T3 अपॉन T4 माइनस 1 आ जाएगा। T3 अपॉन T4 माइनस 1। T4 से T4 कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बचा? 1 अपॉन T3 अपॉन T4 माइनस 1, ये कुछ बचेगा। लेकिन T3 अपॉन T4 क्या है? थोड़ा सोचते हैं। टेम्परेचर कहां पर? T3 अपॉन T4 जो है ये टेम्परेचर है, T3 अपॉन T4। और हमने बताया जितना यहां पर टेम्परेचर डाउन हुआ है उतना ये टेम्परेचर राइज हुआ है, बराबर राइज हुआ है T1 से T2 तक। T1 से T2 मतलब कंप्रेशन में जितना प्रोसेस हुआ है उतना ही जो है एक्सपेंशन में जो है प्रोसेस हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमारा इस टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ? यहां पे निकाला भी तो है। क्या निकाला? T3 अपॉन T4 इक्वल टू क्या निकाला था? T2 अपॉन T1 के बराबर है। वेरी गुड। इसका मतलब है T2 अपॉन T1 तो ये रहा। वेरी गुड। T2 अपॉन T1 का फॉर्मूला ये हो जाएगा। बिल्कुल, तो एक बार देख लेते हैं। तो COP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? T2 अपॉन T1 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, क्योंकि हमारे पास है पहले से माइनस 1। ये हो गया, बिल्कुल इजी है। अब इस टेम्परेचर के रेशियो को हम यहां पर पहले से ही निकाला। इस प्रोसेस में कैसे निकाला? क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो ये फॉर्मूला हमें पहले से पता था, बस इसको यहां पर रख दीजिए बड़ा आसानी तरीके से। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो COP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? P2 अपॉन P1 की पावर क्या हो जाएगा? गामा माइनस 1 अपॉन गामा,
और ये पूरे का -1। ठीक है, ये हमें जो है रेशियो मिल गया। अब क्या करें, थोड़ा सा जगह चाहिए। अब क्या करें, ये है क्या, ये रेशियो क्या है, P2/P1। ये रेशियो तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का है, मतलब ये प्रेशर रेशियो है, मतलब यहां पे प्रेशर हो रहा है ना, कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन रेशियो हो गया। और यहां पर P3/P4, P3/P4 ये तो एक्सपेंशन का रेशियो है। अरे वाह, एक चीज मिल गई, क्या है, यहां पर कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब यहां पर संपीड़न अनुपात जो है हमारा प्रसार अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है, कहीं सुना सुना लग रहा है, थोड़ा सोचिए, ऑटो साइकिल में भी ऐसा ही था। ऑटो साइकिल आईसी इंजन में जब आपने पढ़ा होगा, क्या था, वहां पे भी संपीड़न अनुपात जो है हमारा प्रसार अनुपात के बराबर था। तो यहां पर जो P2/P1 है, P2/P1 है, ये हमारा कंप्रेशन रेशियो है, और जो है हमारा P3/P4 जो है हमारा एक्सपेंशन रेशियो है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो है कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो। और अगर हम इसको आरपी ले लें, आरपी इज इक्वल टू क्या है हमारा, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन RATIO, कंप्रेशन रेशियो मतलब संपीड़न अनुपात, संपीड़न अनुपात। ठीक है, तो ये हमारा संपीड़न अनुपात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी जगह पे P2/P1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आरपी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा COP इक्वल्स टू 1/RP की पावर गामा -1 गामा -1। दिस इज द एक्चुअल COP जो हमें निकालनी थी, उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आपको क्वेश्चन में केवल संपीड़न अनुपात मतलब कंप्रेशन रेशियो या फिर एक्सपेंशन रेशियो दे दिया जाए, तो बस उसकी वैल्यू यहां लिखिए, और गामा की वैल्यू हमेशा 1.4 होती है। गामा क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी जो है रेशियो होता है 1.4 गामा की वैल्यू होती है। ये तो हमें पहले से पता होता है, तो आसानी से सीओपी निकाली जा सकती है बेल कॉलिमन साइकिल की। देखिए, बहुत कुछ नहीं किया हमने, बहुत आसानी से ये बता दिया कि भैया सीओपी का फॉर्मूला हमें बचपन से याद है, क्या है, Q/W, मतलब हीट जो है एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन। ठीक है, ऊष्मा अवशोषण अपॉन कार्य। अब ऊष्मा अवशोषण तो हम निकाल ही लेंगे, कार्य की वैल्यू मतलब वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, और हीट रिजेक्टेड का मतलब ऊष्मा निष्कासन बोलते हैं, और ऊष्मा अवशोषण बोलते हैं किसको, हीट एब्जॉर्ब को। बस ऊष्मा निष्कासित कहां हो रही है भैया, हमें पता है ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है कंप्रेशन जो हमारा इस प्रोसेस में 2 to 3 में। ठीक है, इसे देखिए 2 to 3 में हमारा यहां पर ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, तो हमें पता है टेम्परेचर इसका किसका ज्यादा है, 2 का ज्यादा है, तो T2 -T3, तो T2 -T3 CP T2 -T3 कांस्टेंट प्रेशर का था इसीलिए। और दूसरा हमारा ऊष्मा अवशोषण कहां हो रहा है, ऊष्मा अवशोषण हो रहा है हमारे 1 to 4 में, मतलब 4 to 1 में। तो 4 to 1 में का मतलब जहां टेम्परेचर किसका ज्यादा है, T1 का ज्यादा है, तो T1 माइनस क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा, तो T1 - T4 इंटू CP कांस्टेंट प्रेशर पे। देखिए, चलिए इतना तो काफी है। अब वर्क डन मिल गया, तो अब आसानी से सीओपी में हमने फॉर्मूला लगा दिया वर्क डन का, और जो है हमारा हीट एब्जॉर्प्शन का ये फॉर्मूला लग गया, और यहां पे जो हमें सीपी काट दिया ये मिल गया नॉर्मल। उसके बाद इसमें से T4 कॉमन ले लिया, T4 कॉमन लिया, T3 कॉमन ले लिया, हमारा सीओपी बनके तैयार हो गया। ये हमें फॉर्मूला मिल गया था सीओपी का, बड़ा मासूम सा, क्या है, T4/T3 - T4। ये मासूम सा, इसको थोड़ा सा और हमने परेशान कर लिया। क्या किया, इसमें से जो है हमने T4 जो है कॉमन ले लिया, T4 कॉमन लेके इसको काट दिया। देखिए ये हमारा, यहां से आप ये याद किए, ठीक है, T4 काट दिया और आसानी से T3/T4 मिल गया। अच्छा, T3/T4 हमें पहले से पता था कि भैया यहां पे कुछ दिखाई दिया था, ये तो कंप्रेशन प्रोसेस वाली एक्सपेंशन प्रोसेस वाली कहानी है। और चूंकि ये दोनों बराबर है, कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो, तो T2/T1 भी हो जाएगा, T2/T1 भी हो जाएगा। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इसको, ये लिख लिया, इसको बोला हमने कंप्रेशन रेशियो है, और हमने माना कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला वैल्यू जो है आरपी है, और हमने वो रख दिया। तो सीओपी ऑफ बेल कॉलिमन साइकिल इज इक्वल टू 1/RP की पावर गामा -1 अपॉन गामा -1। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है हमें फॉर्मूला मिल गया सीओपी बेल कॉलिमन साइकिल की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये यहां पे हो रहा है। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, क्या समझेंगे, नोट्स के अंदर प्रॉपर वे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। नोट्स डाउनलोड करिए, देखिए उसको और अच्छे से सर्कुलेट करिए। देखिए, इस टॉपिक को, जो भी आपका बेल कॉलिमन साइकिल का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे जुड़े हुए हैं। तब आगे शेयर कर दीजिए, बिल्कुल हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल भी अवेलेबल है। आपको न्यूमेरिकल कहां मिलेंगे? नोट्स के अंदर मिलेंगे। मतलब यह है कि पूरा टॉपिक मिलेगा, साथ में एक एडिशनल न्यूमेरिकल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और जाहिर सी बात है, आप जो है मेहनत कर रहे हैं तो आप अच्छा मेहनत करें, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये कोई आपसे नहीं छीन पाएगा। नंबर का नहीं पता, कौन कितना नंबर दे रहा है, जिस तरह से इस बार रिजल्ट आया है कुछ पता नहीं है। तो आप जो है पूरी तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, और इस नॉलेज को बढ़ा के आगे आपकी वो नॉलेज काम में आएगी ही आएगी, कभी ज्ञान खराब जाता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखो, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो है बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे हमने यहां पर देखा, यहां पर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर हम बोले एयर कूलिंग सिस्टम के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब उन सारे मेथड्स में से हमारे सिलेबस में केवल एक है, तो फिलहाल हम देख तो ले कम से कम कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में, कौन कौन से जो है हमारे मेथड्स हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो देखो, पहला क्या है? सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। सिंपल मतलब साधारण, साधारण वायु शीतलन निकाय। तो एक हमारा जो है सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम है। थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। क्या होता है? इसमें एयर आती है, कंप्रेसर चलता है, गैस टरबाइन कंप्रेसर को चलाती है, और वहां से जो है एयर निकल के कंप्रेस होके एक हीट एक्सचेंजर में जाती है, और वहां से निकलती है तो एक कूलिंग टरबाइन को चला देती है, और वो कूलिंग टरबाइन से जो भी हमारा एयर निकलता है, ठंडा एयर, वो जो है हमारे केबिन में आता है। अब ये केबिन क्या? केबिन की बात मतलब ये, अरे यार ये सब हवाई जहाज वगैरह में तो इस्तेमाल ही होते हैं। मतलब कहां? ये जो हमारे हेलीकॉप्टर, जो भी हमारे जो है हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, उनमें ये एयर कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। अच्छा, अब उतना ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते, बाकी और भी अच्छे वाले हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में यही इस्तेमाल होता था, ठीक है। चलिए, उसके बाद सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। ये भी हमारा सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम है। इसका मतलब यहां पर इवेपोरेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? साधारण वायु वाष्पन शीतलन निकाय, ठीक है। तो यहां पे एयर का इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आता है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। बूट स्ट्रैप वायु शीतलन निकाय। अच्छा, यही हमारे सिलेबस में दिया गया है। ये कहां इस्तेमाल होता है? ये कार्गो प्लेन में जो सामान ढोते हैं ना, अरे वो सी कितने 100 है जो कि चाइना के पास उतारा गया था, इतना बड़ा काफी बड़ा विमान है, तो उस तरह के विमान में बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, और यही हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। हो सकता है उसी को देख के हमारे सिलेबस में रख दिया गया हो। चलिए, उसके अलावा फोर्थ है बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। मतलब यहां पे बूट स्ट्रैप का एडवांस वर्जन है। क्या है यहां पर? वायु वाष्पन शीतलन निकाय, ठीक है। तो ये हमारा बूट स्ट्रैप का ही इवेपोरेटिव सिस्टम है, तो ये देख लीजिए। अगला है हमारा रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, एम्बिएंट का मतलब वातावरण। तो वातावरण को कम करके, मतलब थोड़ा सा कम एरिया करके आप जो है एयर कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिड्यूस्ड एम्बिएंट की जगह पे लिख बोलेंगे कम वातावरण का वायु शीतलन निकाय। तो ये भी होता है। उसके अलावा रीजनरेटिव भी होता है, रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। तो रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम जो है पुनः उत्पादित वायु शीतलन निकाय, ठीक है। तो ये हमारे पास करीब 6 मेथड हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की या फिर एयर कूलिंग सिस्टम के। हमारे पास 6 मेथड है। हमारे सिलेबस में केवल 3rd वाला है बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, जो कि हम अभी करने वाले हैं। क्या निकालना पड़ेगा इसमें देखो भैया, हमें सीओपी, पहले तो हमें वर्किंग पूरा देखना पड़ेगा कैसे काम करता है। उसके बाद सीओपी निकालेंगे, मास फ्लो रेट निकालेंगे, पावर मतलब वर्क भी निकालेंगे। तो ये हमारा जो है बूट स्ट्रैप इसके बाद टॉपिक है। चलिए हम वही टॉपिक करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और ये शायद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। इससे पहले हमने बात की थी मेथड्स ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम की, तो उसमें हमने देखा था करीब बहुत सारे 6 आपके पास जो है कूलिंग सिस्टम्स थे। उसमें आपको सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम बहुत साधारण था, हमने बताया था एयरक्राफ्ट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सिलेबस में कुछ भी नहीं है, केवल हमारे पास बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम है,
अगर सिंपल भी पढ़ना है तो नोट्स में मैंने उसको दे दिया है, ठीक है, आप अपना जो है उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम पढ़ते हैं अपने कोर्स कंटेंट की चीज, क्या है, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। कहां इस्तेमाल करते हैं, बताया था यार, कहां पे हमने बोला था कि कार्गो प्लेन्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इसको, बूट स्ट्रैप वायु शीतलन निकाय, ठीक है। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। इन दिस सिस्टम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर एंड सेकेंडरी कंप्रेसर। क्या बात हुई इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो है दो अलग अलग चीजें और ऐड कर दी गई। सिंपल एयर कूलिंग में दो चीजें और ऐड कर दीजिए। क्या क्या करना है आपको, एक जो है सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर लेके आना है और दूसरा जो है एक सेकेंडरी हमारा कंप्रेसर इस्तेमाल करना है, ठीक है। इन दोनों को इस्तेमाल करना है, अभी फोटो देख के बताएंगे आपको कहां पे हमने कैसे इस्तेमाल किया। उसके अलावा इसमें क्या बोला, इन दिस सिस्टम, दिस सिस्टम इज यूज्ड इन कार्गो प्लेन्स। सीधी सी बात है, कितनी बार बोल चुके हैं, समझदार हो गए आप। अच्छा ये है हमारा, क्या है इसकी डिटेलिंग, क्या हुआ, यहां पर सेकेंडरी हमारा हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल हो रहा है और क्या इस्तेमाल हो रहा है, सेकेंडरी कंप्रेसर इस्तेमाल हो रहा है और कार्गो प्लेन्स में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या है, एडवांसमेंट है किसका, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम का, ठीक है। आगे देखते हैं, इस निकाय में प्रशीतन प्रभाव को बढ़ाने के लिए द्वितीयक ताप विनियामक का मतलब हीट एक्सचेंजर की बात हो रही है, और द्वितीयक संपीड़क का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। इस तंत्र का उपयोग कार्गो वायुयानों में किया जाता है। तो ये रही आपकी थियरी, ठीक है, इतनी थियरी है। इसके अलावा प्रोसेस की थियरी बनाएंगे, आपको बताएंगे एक एक करके, ठीक है। क्या हुआ यहां पर दो बातें हो गई, यहां पर दो चीजें अलग अलग इस्तेमाल की जाती, एक्स्ट्रा इस्तेमाल की जाती हैं सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम से। क्या, यहां पर दो हीट एक्सचेंजर होंगे और दो जो है हमारे क्या होंगे, कंप्रेसर होंगे, ठीक है। तो पहले कंप्रेसर को मेन कंप्रेसर, दूसरे कंप्रेसर को सेकेंडरी कंप्रेसर, ऐसे ही मेन या फर्स्ट हीट एक्सचेंजर बोलेंगे, दूसरे को सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर बोलेंगे। तो बस यही है, यहां पर कार्गो प्लेन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए डायग्राम, कितना बढ़िया डायग्राम बना है। चलिए इस डायग्राम में क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो एम्बिएंट एयर को इस्तेमाल किया जाता है। एम्बिएंट एयर वो एयर है जो केबिन के अंदर है। अब देखो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट के अंदर जो है केबिन है और जहां पर लोग हैं उस एरिया को ठंडा रखना है, तो क्या है, वहां से एयर को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां से एयर ली जाती है और उसकी रैमिंग की जाती है। रैमिंग का एक प्रोसेस है, यहां पर देखो 1 लिखा है और 2 लिखा हुआ है, मतलब एम्बिएंट एयर से, एम्बिएंट जो एयर है उसको जो है सिस्टम के अंदर लाने के लिए एक प्रोसेस की जाती है, उसे 1 to 2 से दिखाया गया है, रैमिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको, याद कर लीजिए। तो रैमिंग प्रोसेस से रैमिंग एयर हुई, रैम एयर जो है अंदर की तरफ आती है और सबसे पहले जो है मेन कंप्रेसर की तरफ जाती है, मेन कंप्रेसर में गई और मेन कंप्रेसर से जुड़ा हुआ यहां पर एक कंबस्शन चैम्बर है। कंबस्शन मतलब दहन कक्ष है, हिंदी में बोले तो दहन कक्ष है। ये कंबस्शन चेंबर में आके कंबस्शन में यहां पर उसको हीट दिया जाता है और हीट देके इसको आगे एक्सपेंड कराया जाता है गैस टरबाइन चलाने के लिए। एक बार आपकी गैस टरबाइन चल गई फिर ये कंप्रेसर कनेक्ट है, मेन कंप्रेसर, और ये मेन कंप्रेसर आसानी से चलता रहता है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस क्या है, 1 to 2 रैमिंग प्रोसेस हो गई, 2 से 3 तक हमारा मेन कंप्रेसर चला तो कंप्रेशन प्रोसेस हो गई, और 3 से जो है हमारा इधर जो है क्या आ गया, 4, यहां पर ये हमारा क्या है, हीट एक्सचेंजर है। कुछ एयर चली गई जो गैस टरबाइन को चलाती है, ठीक है। चलिए तो पहला हीट एक्सचेंजर मतलब ये है ताप विनियामक, ये हमारा यहां पे हो रहा है 3 to 4 प्रोसेस में। अच्छा हो क्या रहा है, कुछ रैम एयर लेके, थोड़ी सी रैम एयर को यहां से एक्सट्रैक्ट करके यहां पर कूलिंग की जाती है। हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या हुआ, हीट को एक्सचेंज करना। ताप विनियामक का मतलब यह हुआ थोड़ा सा ताप जो है चेंज करना, मतलब कम करना उसको। यहां पे क्या करते हैं, यहां से जो एयर आती है वो इस कॉइल के अंदर की जो भरा हुआ रेफ्रिजरेंट है उस रेफ्रिजरेंट को यहां से हीट लेके उससे और यहां पर बाहर निकाल देती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहां पर टेंपरेचर क्या होगा, डाउन होगा, ये हीट एक्सचेंजर पहला वाला, ठीक है। उसके बाद पहले वाले हीट एक्सचेंजर से जो टेंपरेचर डाउन हुआ उससे जो है यहां पर जो है रेफ्रिजरेंट जाएगा, कहां पे जाएगा, सेकेंडरी कंप्रेसर में। तो सेकेंडरी कंप्रेशन की प्रोसेस मतलब 3 to 4 हमारा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर हो गया और 4 to 5 जो है सेकेंडरी कंप्रेसर हो गया। सेकेंडरी कंप्रेशन का मतलब द्वितीयक जो है हमारा
संपीडक हो गया। और द्वितीय संपीडक में क्या हो रहा है, इसको फिर से दबा दिया जा रहा है, मतलब फिर से कंप्रेस कर दिया जा रहा है यहां पर जो हमारा इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है उसको। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है कूलिंग करके उसका टेम्परेचर डाउन कर लिया, उसके बाद यहां पर सेकेंडरी कंप्रेसर में जाके उसको फिर से कंप्रेस कर दिया। अच्छा, कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर अप होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी। तो यहां से कंप्रेस किया, अब टेम्परेचर तो बढ़ गया ना, उसकी जरूरत तो है नहीं हमें, उसे तो कम ही रखना है। प्रेशर बढ़ गया है, वो बढ़िया चीज है। तो कम टेम्परेचर को कम करने के लिए दूसरा हीट एक्सचेंजर, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल करेंगे। इसे जो है सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में कैसे, यहां से वही रैम एयर है वो उसको जो है यहां से फिर से गुजारा जाता है, तो यहां पर एक कॉइल को ठंडा कर देता है, तो टेम्परेचर जो है डाउन कर देता है। तो 5 to 6 जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर की प्रोसेस है, जहां पर कूलिंग प्रोसेस हो रही है। और उसके बाद 6 के बाद जब हमारे पास हाई प्रेशर का जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो हाई प्रेशर पे होगा, टेम्परेचर उसका कम होगा, उसको जो है यहां पर कूलिंग टरबाइन में भेजा जाता है। जैसा कि आपने देखा था बेल कॉलिमन साइकिल में, जो हमने कूलिंग करने के बाद हमने एक्सपेंडर में भेजा था, वही एक्सपेंशन प्रोसेस का काम यहां पर कूलिंग टरबाइन से लिया जा रहा है। कूलिंग टरबाइन में जैसे ही हमारा जो है रेफ्रिजरेंट आएगा, क्योंकि हाई प्रेशर पे है, तो यहां पर क्या करेगा, उसका एक्सपेंशन होगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन जो है यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। और ये कम टेम्परेचर की जो हमारा एयर है, जो रेफ्रिजरेंट है, वो कहां जाएगा, कोई केबिन के अंदर, तो केबिन में वापस चला गया, तो केबिन में बैठा हुआ इंसान को ठंडी हवा प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद यही केबिन की जो टेम्परेचर है, इसी को लेके फिर से एम्बिएंट एयर बन जाती है, उसी को जो है हम रैमिंग करके वापस से पूरी प्रोसेस करने लगते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है। अच्छा, इस सिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पीवी डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल टीएस डायग्राम से काम हो जाएगा। देख लेते हैं टीएस डायग्राम कैसा है हमारा। ठीक है, तो टीएस डायग्राम में सबसे पहले बोला 1 to 2 रैमिंग एयर हो रही है। तो रैमिंग का मतलब आपने किसी फैन के थ्रू रैम करके कुछ एयर को जो है एम्बिएंट से लिया और उसको कंप्रेसर की तरफ भेज दिया। इसका मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर अप होगा रैमिंग प्रोसेस में। तो 1 to 2, देखिए ये 1 है, 1 से 2 तक हमारा रैमिंग प्रोसेस हुआ, टेम्परेचर अप हुआ। ये टेम्परेचर स्केल है, ये हमारा एंट्रोपी स्केल है। टीएस डायग्राम है हमारा, टीएस डायग्राम है, इसमें देखो टेम्परेचर क्या हुआ, 1 से 2 रैमिंग प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर अप हुआ और प्रेशर भी थोड़ा सा अप होगा। ठीक है, तो ये हमारी 1 to 2 ये हमारी क्या है, ये आइडियल प्रोसेस हो गई। लेकिन अगर एक्चुअल में देखें तो ये 1 से 2 डैश तक जाता है, 1 से 2 डैश तक जाएगा, ये हमारा एक्चुअल प्रोसेस हो गई। अच्छा, 2 डैश से हमारा 3 प्रोसेस क्या है, 2 to 3 प्रोसेस क्या है, 2 to 3 प्रोसेस हमारा मेन कंप्रेसर में कंप्रेशन प्रोसेस है। तो कंप्रेशन में तो हम वैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा ही होता है और हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, 2 डैश से 3 तक ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, उससे भी ज्यादा होगा, तो ये 3 डैश तक जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखो एक चीज देखो, यहां पर लाइनें कुछ इस तरह से बनी हुई है, ये लाइनें दिख रही हैं आपको, ये लाइनें क्या है, यहां पर दिखाती हैं कांस्टेंट प्रेशर को। ठीक है, तो 3 के बाद ये जो है हीट एक्सचेंजर में चला गया, तो 3 to 4 हीट एक्सचेंजर में क्या हुआ, कूलिंग हुई, टेम्परेचर डाउन हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन के ऊपर आए हम और देखा 3 से 4 तक ये हमारी क्या हुई, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गई, जिसमें कि हमारा पहला वाला हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। उसके अलावा 4 से 5 जो है फिर से कंप्रेशन होने वाला है, टेम्परेचर फिर से हाई होगा, क्योंकि यहां पे सेकेंडरी कंप्रेसर, 4 to 5 सेकेंडरी कंप्रेसर, फिर से हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर 4 to 5 एक्चुअल में जो है हमारा यहां पर 5 डैश तक जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर से हमारा कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहां पे, सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में, तो 5 to 6 या 5 to 6 जो प्रोसेस है वो हमारी सेकेंडरी कंप्रेसर है, मतलब सेकेंडरी हमारा जो है हीट एक्सचेंजर है। तो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में फिर से टेम्परेचर डाउन हुआ, 6 तक आया। अच्छा, 6 तक टेम्परेचर आ गया हमारा, यहां पर आपका हाई प्रेशर लो टेम्परेचर के लिए अवेलेबल है हमारा रेफ्रिजरेंट, और यहां पे उसके बाद क्या होगा, 6 से 7 हमारा कूलिंग टरबाइन में गया, यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है, एयर है, तो 6 से 7 तक हम जो है टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एक्सपेंशन का मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर 6 से 7 बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर मिलेगा। इसका मतलब T7 जो है हमारा लोएस्ट टेम्परेचर है, T7 डैश ये हमारा जो है एक्चुअल टेम्परेचर है, T8 जो है हमारा वो हमारा जो है एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो कि हमने मेंटेन करा हुआ है, जितना टेम्परेचर हमारा
जो हमारा एम्बिएंट है उसमें, जो मतलब यहां से निकलने के बाद जो हमारे वातावरण में जो हमारा एम्बिएंट एयर, जो केबिन के अंदर जो टेम्परेचर है T8 है, ठीक है। उसके अलावा देखो फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहां पर हमने 8 को 1 से जोड़ा नहीं है, मतलब क्या हुआ, 8 को 1 से जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये हमारी साइकिल जो है प्रॉपर क्लोज नहीं है, मतलब जो एयर आ रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट होके मिलके वहां की वायु के साथ मिक्स होके वो जो है फिर से एम्बिएंट एयर में बन जाती है। इसका मतलब ये एक तरह से ओपन साइकिल या फिर जिसे बोलेंगे ओपन एयर कूलिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बूटस्ट्रैप जो सिस्टम है वो ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है टीएस डायग्राम आप आसानी से समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से हल्का सा, सबसे पहले क्या हुआ, एम्बिएंट एयर आई, रैमिंग प्रोसेस हुई, कंप्रेशन प्रोसेस हुई, कंप्रेशन प्रोसेस से हमारा यहां पे कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग सिस्टम हुआ हमारा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में। उसके बाद जो है यहां पर फिर से कंप्रेशन प्रोसेस कर दिया। उसके बाद कंप्रेशन प्रोसेस जितनी भी होंगी वो सब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होंगी, ठीक है। यहां पर रैमिंग प्रोसेस भी आइसेंट्रोपिक रैमिंग प्रोसेस होगी। उसके बाद यहां पे देखें सेकेंडरी कंप्रेसर से फिर से हीट एक्सचेंजर में गया तो यहां पे कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद फिर से यहां पर आपने एक्सपेंशन प्रोसेस कर दिया। उसके बाद यहां पे जो एयर निकली वो हमारा केबिन में चलेगी, ठंडी एयर। यही हमारा टीएस डायग्राम में 1 to 2 रैमिंग, 2 से 3 जो है हमारा कंप्रेशन, 3 से 4 कूलिंग, 4 to 5 फिर से कंप्रेशन और 5 से 6 हमारा फिर से कूलिंग सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में, 6 से 7 जो है हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस इन कूलिंग टरबाइन और 7 से 8 तक जो है यहां तक मेंटेन रहता है टेम्परेचर जो कि हमारा केबिन के अंदर है। तो ये हमारा टीएस डायग्राम हो गया, ये हमारा जो है पूरा जो है आपका मेन डायग्राम हो गया। ये आपको बनाना है, किस तरह से बनाना है, बस वही लाइनें खींचो, बस बना दो, सारी प्रोसेस हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा चलिए, इतना तो हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसेसेस वगैरह के नाम लिखेंगे इसके 1 by 1 और जो है इसकी सीओपी मास जो है हमारा मास फ्लो रेट है वो, उसके अलावा पावर और वर्क डन जो है वो सब हम आपको उसके फॉर्मूलाज देंगे, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि क्या क्या टेम्परेचर हमारा किस तरीके से हमारा यहां पर वेरी कर रहा है, किन किन प्रोसेस के अंदर हो रहा है। तो एक बार इन प्रोसेस के नाम देख लेते हैं। ये नाम है हमारे प्रोसेस, मतलब ये प्रक्रम हमारे पास 1 to 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है, रैमिंग प्रोसेस हो रही है। अब रैमिंग तो हमने देखी ना, 1 to 2 क्या हो रहा है, रैमिंग प्रोसेस हो रही थी। दूसरा हमारा जो है 2 to 3 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन प्रोसेस कोई भी होगी वो आइसेंट्रोपिक ही हम कंसीडर करेंगे। तो आइसेंट्रोपिक का मतलब रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम 2 to 3। अब कहां है 2 to 3, देखते हैं भाई। 2 से 3 तक जो है यहां पर आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक का मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है, वो तो आप समझते ही होंगे, इतना पढ़ लिया है। तो 2 to 3 हमारा यहां मेन कंप्रेसर के अंदर कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रम हो गया। 3 to 4 हमारा कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस हो गई, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस हो गई। अब कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस कहां होगी भैया, कूलिंग तो हमारे पास हीट एक्सचेंजर में ही होने वाली है। तो यहां पर 3 to 4 हमारा ये हो गया, 3 to 4, ठीक है, स्थिर दाब शीतलन प्रक्रम हो गया। अगला है 4 to 5 सेकेंडरी कंप्रेशन प्रोसेस। जाहिर सी बात है सेकेंडरी कंप्रेसर के अंदर होगा, यहां भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, ठीक है, मतलब रुद्धोष्म हो गया तो द्वितीय संपीड़क प्रक्रम हो गया। और 5 to 6 सेकेंडरी कूलिंग प्रोसेस। तो 5 to 6 जो है हमारे पास कहां है, 5 to 6 ये हमारा सेकेंडरी कूलिंग प्रोसेस हो गई, क्योंकि यहां पर हीट एक्सचेंजर में सेकेंडरी दूसरी बार कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है लिख सकते हो स्थिर दाब शीतलन प्रक्रम, लेकिन दूसरी बार हो रहा है इसलिए मैंने सेकेंडरी लिख दिया आपको यहां पे द्वितीय, ठीक है। 6 to 7 क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस। तो 6 to 7 जो है यहां पर आप जो है कूलिंग टरबाइन है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 to 7 जो है यहां पर जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगी। आइसेंट्रोपिक क्योंकि यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगी, या इसे बोलेंगे रुद्धोष्म क्या है, एक्सपेंशन मतलब प्रसार, और जो है प्रक्रम, इस तरीके से इसका नाम हिंदी में बोल सकते हैं। तो एक्सपेंशन प्रोसेस लिख देंगे या प्रसार प्रक्रम लिख देंगे, सीधा काम हो जाएगा आपका। तो ये सारी प्रोसेस है, आपको 1 by 1 सारी प्रोसेस जो एग्जाम में उनको डिटेल में लिखना है। जैसे रैमिंग प्रोसेस में लिखोगे यहां पर एम्बिएंट एयर जो है अंदर आती है और रैमिंग करके उसको जो है मेन कंप्रेसर तक पहुंचाते हैं। इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और आराम से डायग्राम बना हुआ है, आप बता देंगे टेम्परेचर अप हो रहा है, प्रेशर भी अप हो रहा है, आप सारी बातें इसको प्रॉपर वे में लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या बचा,
मास फ्लो रेट निकालना है, सीओपी निकालना है और जो है पावर रिक्वायर्ड निकालना है। पावर रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड का मतलब कार्य प्रति सेकंड में किया गया कार्य, वही है ना। तो ये इसके फॉर्मूले यहां पर मिल जाएंगे आपको। आप नोट्स में जो है आप नोट्स में देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है नोट्स में क्या मिलेगा, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में प्रॉपर ड्राइव करे हुए हैं, यहां पर वही फॉर्मूले हैं, कोई अंतर नहीं है। बस जो है यहां पर क्या है, कुछ चीजें बढ़ गई, जैसे 7 to 8 इस तरीके से जो टेम्परेचर है उनके चेंज हो गए, वो आपके वहां से देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आएगा तो यही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, बाकी आप ऐसे लिख देंगे काम चल जाएगा आपका। देखिए मास फ्लो रेट क्या होता है, द्रव्यमान प्रवाह की दर। देखा ना जब हम सिलेबस बताया था तो 5वें पॉइंट में आपको बताया था मास फ्लो रेट निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए और सीओपी निकालने के लिए आपको गणना करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो ये वही कैलकुलेशन है। मास फ्लो रेट को MA से डिनोट करेंगे, इसको द्रव्यमान प्रवाह की दर बोलेंगे। और ये क्या है, 210 Q/CP T8 - T7 डैश, T8 - T7 डैश, ये हमारा यहां पर क्या है, मास फ्लो रेट है, ये आप जो समझ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा पावर रिक्वायर्ड को क्या बोलते हैं, वर्क डन पर सेकेंड, या फिर इसे बोलते हैं प्रति सेकेंड में किया गया कार्य। तो यहां पर P = मास फ्लो रेट CP इंटू T3 डैश - T2। अब कार्य कहां होगा, कंप्रेसर में होगा, तो मेन कंप्रेसर का कार्य कहां हो रहा है, 2 डैश से 3 डैश हो रहा है, वही हमने 3 डैश - 2 डैश लिया, क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर माइनस जो है लो टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया अपॉन 60 कर दिया तो पर सेकंड हो गया, तो यहां पर किलोवाट में इसको डिनोट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा सीओपी का फार्मूला क्या है, 210 Q मतलब 210 इंटू Q, ये Q क्या है, यहां पर हीट बताएंगे हम, यहां पे हीट कैपेसिटी होती है और क्वेश्चन में आएगा वो भी बता देंगे आपको। MACP T3 डैश - T2 डैश, नीचे कार्य हो गया, ऊपर हमारी हीट कैपेसिटी हो गई, वही तो फॉर्मूला है सीओपी का। क्या होता है, Q अपॉन वर्क डन होता है ना, तो Q अपॉन वर्क डन हो गया हमारे पास, वही तो फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये नीचे वाला पोर्शन MACP T3 डैश - T2, ये तो हमारा पावर रिक्वायर्ड में भी था, तो क्या करें, तो यहां पर क्या है, यहां पर वर्क डन आने के लिए क्या होगा, P × 60 कर देंगे, P × 60 कर देंगे तो यहां पर P × 60 आ जाएगा इसकी जगह पे, तो क्या बन जाएगा सीओपी हमारा, सीओपी बन जाएगा हमारा 210 या 210 Q/P × 60। ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, मतलब ये हमारा फेवरेट है, मतलब यहां पर सीओपी जो है जब भी आपको निकालनी पड़े बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम के लिए, तो आप जो है इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या जरूरत पड़ेगी इसमें एक तो हीट कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी कि हमारा जो प्लांट की कैपेसिटी है वो कितनी है, वो दिया होगा। उसके अलावा जो है P, यहां पे पावर, तो पावर रिक्वायर्ड जो है हमें वहां पे दी होगी, अगर नहीं दिए तो हम इस वाले फॉर्मूले निकाल लेंगे। MA हमें दिया होगा मास फ्लो रेट, CP हमारा जो है क्या है, हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे जो है क्या है, पर विशिष्ट ऊष्मा है, तो CP हो गया हमारा। और यहां पर T3 डैश - T2 डैश की जगह अगर आप T3 से T2 नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो T2 से T3 जो है आप आराम से, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वहां से निकाल लें, नहीं दिया हुआ है तो कुछ ऐसा तरीका दिया होगा जिससे कि निकाल लें, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, प्रेशर दिया होगा तो ये निकाल लेंगे आप आसानी से, ठीक है। तो यहां से जो है हमारा सीओपी मिल जाएगा, सीओपी = 210 Q/P × 60। अब समझाते हैं, Q क्या है, हमारा हीट कैपेसिटी है। यहां पर जो हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो TR में दी है, जैसे 1 टन या 2 TR 10 TR, मतलब ये हमारा क्या दिया होता है, ये हमारा जो है प्लांट की क्षमता दी होती है, हीट कैपेसिटी दी होती है, वो हमारी TR में दी होगी और एज इट इज रख देंगे। जैसे एक क्वेश्चन भी है, हम आपको जो है नोट्स में देंगे, उस क्वेश्चन में जो है 10 TR लिया गया है, आप डायरेक्टली जो है वहां पे 10 रखते हैं और ये आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम एकदम पूरी तरीके से तैयार आपको परोस दिया गया है। अब आप इसको बार बार देखें, इस पूरे लेक्चर को, ये वीडियो पूरी तरीके से आपको फुल एक ही बार में मिल रही है, तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। एक कंप्लीट चैप्टर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का आपको एक ही बार में मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारी भी कुछ चीजें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। पहली चीज, नेक्स्ट चैप्टर तभी आएगा मिनिमम टू मिनिमम जितना भी आप जो है इसको शेयर कर देंगे और लाइक होगा तो समझेंगे कि आपने पसंद किया, ठीक है। तो अब आप लाइक करेंगे तो हमें पता लगेगा आपने पसंद किया, और हमें करीब करीब 300 व्यूज हमें ऑलरेडी मिल ही जा रहे हैं सभी वीडियोस के ऊपर, तो 300 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा व्यूज, आप समझ जाइए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है। और तब तक हम प्रिपरेशन करते हैं आपके कैड कैम वाले सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ऑटोकैड जो कैड सब्जेक्ट है उसके ऊपर प्रिपरेशन करेंगे और वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और कोई समस्या हो
तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप ऐप चलाते हैं, वहां पे चैटिंग कर सकते हैं। तो काफी कुछ है, आप देख लीजिए। बाकी अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पूरे कंटेंट मिल रहे हैं, तो अगर इसमें कुछ चेंज कराना चाहते हैं कि आप ऐसे और कर दीजिए, तो हम सोचेंगे। आप जरूर बताएं हमें आपका सुझाव कमेंट के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक। सेकेंड चैप्टर 3-4 बार वीडियो देखिए और प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाइए। ऑलरेडी नोट्स हम भी देंगे आपको, लेकिन आपके अपने खुद के नोट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट है। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ काम करके। डाउनलोड करें एपीएच इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग। Yeah.